हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीटर्म बर्थ और प्री मैच्योर बर्थ और प्री मैच्योर डिलीवरी। आप लोगों ने सुना होगा प्रीटर्म बर्थ हुआ, प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी, इसका रीज़न क्या है और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्यों होता है, प्रीटर्म बर्थ कैसे होती है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, किस तरह से प्रीटर्म लेबर में होने वाली प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बच सकते हैं, उसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। अगर 37 वीक्स की प्रेगनेंसी से पहले जो है आप लेबर में जाते हैं या डिलीवरी हो जाती है तो उसे ही हम जो है प्रीटर्म बर्थ और प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन की प्रेगनेंसी का कौन सा वीक जो है चल रहा है जिसमें आपकी डिलीवरी हो रही है, ये चीज़ जो है बहुत मैटर करता है। इसी से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो कितनी सिवियर और कितनी सीरियस होने वाली है। अकॉर्डिंग टू दैट जो है हम लोग सिचुएशन को मैनेज करते हैं और उस कंडीशन की मैनेजमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रीज़न की, मतलब क्या कारण है प्रीटर्म बर्थ और प्री मैच्योर बर्थ की। सबसे पहला जो कारण है दैट इज प्रीटर्म की प्रीवियस हिस्ट्री। अगर जैसे आपने पहले भी कंसीव किया है और अगर आपके प्रीवियस केस में भी आपका प्रीटर्म हुआ था तो सेकेंड टाइम पे भी इसके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा रह जाते हैं। तो प्रीटर्म के जो प्रीवियस हिस्ट्री पे जो है सबसे पहले वो डिपेंड करता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि प्रीवियस आपकी कोई सर्जरी ना हुई हो, जैसे कोई ओवरीज की कोई सर्जरी हुई, कोई सिस्ट है, कोई फेब्राइड है या यूट्रस की कोई सर्जरी ना हुई हो, तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री है किसी सर्जरी की उसकी वजह से भी प्रीटर्म जो है बर्थ हो सकता है। थर्ड कारण है मल्टीपल प्रेगनेंसी कैरी, मतलब अगर आपने आपके मतलब पहले जो है ऑलरेडी 2-3 बच्चे आपके हैं और मल्टीपल टाइम्स जो है आपने कंसीव किया, आप थर्ड टाइम से फोर्थ टाइम आप कंसीव कर रहे हो और मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी जो है आपने कैरी करी हुई है, उसमें भी प्रीटर्म बर्थ के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिकरेंट एबॉर्शन हुए हैं तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म बर्थ और प्री मैच्योर डिलीवरी जो है वो हो सकती है। ये कुछ हाई रिस्क केसेस थे, जैसे आपकी बैड ऑब्स्ट्रक्टिकल अगर हिस्ट्री है। इस चीज़ पे जो है ये इनके सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रीटर्म जो है होता है। अगर आप इसका प्रॉपर इंटरवेंशन हो जाए, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चेंजेस जो होती हैं आ जाए, तो आप इस चीज़ से प्रीटर्म बर्थ और प्रीटर्म डिलीवरी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर जो है इसमें यही कहते हैं कि अगर आपको ऐसे कुछ चांसेस, आपके ऐसे कुछ केसेस है, अगर आपकी कुछ प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह से है तो प्रॉपर इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, डाइट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि एज। एज भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है प्रीटर्म का। अगर आपकी एज जो है 20 से कम है या 35 से ज़्यादा है तो उसमें भी प्रीटर्म बर्थ होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेकंड है वेट। अगर आपका वेट जो है अंडर 40 है, मतलब आप अंडर वेट है, या फिर आपका वेट 70, 80, 90 से ज़्यादा है, मतलब अगर आप ओवर वेट है, ओबीज हैं, तो उसमें भी प्रीटर्म और प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं नॉर्मली से। उसके बाद आता है एथेनिसिटी, मतलब आप पर्टिकुलरली किस रीजन से आप आ रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपके जॉब प्रोफाइल कैसी है, आपका जॉब में आपका वर्क डन कैसा है, आपका वहाँ पे कितना हेक्टिक शेड्यूल है, आपको कितना ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर आपकी जॉब में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से भी जो है प्रीटर्म बर्थ और प्री मैच्योर डिलीवरी जो है उसके होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़। उसके बाद कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी प्रीटर्म जो है डिलीवरी देखने को मिली है, जैसे कि पुअर डाइट, मतलब आपके डाइट में प्रोटीन जो है वो बहुत कम है, विटामिन की मतलब इनटेक जो है वो बहुत कम है, आपकी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड जो नहीं है। इसकी वजह से भी जो है डाइटरी फैक्टर भी जो है वो प्रीटर्म उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप बिल्कुल भी योगा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वर्क डन नहीं कर रहे हैं, आपका सिटिंग जो है, चेयर सिटिंग वर्क जो है वो ज़्यादा है,
या आप बेड रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं जी हम प्रेग्नेंट हैं और हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो ज़्यादा बेड रेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी प्री टर्म के रिस्क जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग अगर कोई फीमेल कर रही है, स्मोकिंग को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, अल्कोहल कंजप्शन कर रही है, देन टू मच एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन टाइम है, मतलब कि वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रही है, लैपटॉप का काम ज़्यादा है, कंप्यूटर वर्क उनका ज़्यादा है, या ज़्यादा टीवी वगैरह देखती हैं, तो उसकी वजह से भी प्री टर्म बर्थ के रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखी गई हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, पेल्विक इन्फेक्शन है। तो अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें भी प्री टर्म बर्थ के चांसेस जो होते हैं, रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे बीपी का बढ़ जाना, एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया, प्लेसेंटा प्रीविया, ब्लीडिंग हो जाना, या फिर प्रीवियस कोई मेडिकल इश्यूज हैं, बाइकॉर्नट यूनिकॉर्न है, सेप्टेट यूट्रस है, तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन है, प्रीवियस कोई मेडिकल इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से भी प्री टर्म बर्थ या प्री मैच्योर डिलीवरी के रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल प्री टर्म और प्री मैच्योर डिलीवरी। जैसे राइट असेसमेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर प्री टर्म लेबर का रिस्क जो है वो ज़्यादा है, देन राइट डाइट, राइट लाइफस्टाइल जो होना एंड राइट मेडिकेशन और इंटरवेंशन होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ सिम्टम्स पे, मतलब आपको कब कंफर्म हुआ और आपने कब जाके अपने क्लिनिशियन को या गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करा, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो फर्स्ट अप्रोच जो है आप अपने क्लिनिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को जब करेंगे, अगर प्री टर्म लेबर का अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिशियन के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सो प्री टर्म लेबर को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले तो इनकी ये अप्रोच रहती है कि उनको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो, कॉन्ट्रैक्शन ना बढ़े, तो उसके लिए टोकोलिटी मेडिसिन जो होती है वो दी जाती हैं। उसको इन्फेक्शन ना हो, इमीडिएटली उनको आईवी लाइन स्टार्ट की जाती है या ऑरली एंटीबायोटिक्स दिया जाता है इन्फेक्शन को कम करने के लिए। अगर प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही है, यूट्रस का माउथ ओपन हो चुका है, प्रेशर नहीं बन रहा है या प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उस कंडीशन में स्टिचेस लगाए जाते हैं। जो यूट्रस के माउथ अगर ओपन हो गया है तो स्लाइटली से स्टिचेस लगाए जाते हैं ताकि प्रेशर ना बने और प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा ना हो। अगर स्टिल प्रोग्रेस हो रही है, ये सब ड्रग्स देने के बाद भी अगर मतलब कोई भी मतलब सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसाइड नहीं हो रहे हैं, प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, देन उस प्रेग्नेंट लेडी को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे जो है दिए जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी मतलब प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है, डिलीवरी हो सकती है, तो उस कंडीशन में जो स्टेरॉइड्स जो है 34 वीक्स तक जो है वो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, या 37 वीक से पहले अगर आपकी लेबर जो है वो स्टार्ट हो गई है तो उस कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडी को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ये बेसिकली बच्चे के लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम की मैच्योरिटी के लिए दिए जाते हैं, ताकि जब बच्चा अगर अपने टाइम से पहले हो जाए, प्री टर्म बर्थ हो जाए, तो बच्चा जो है अपने लंग्स पे प्रॉपर सर्वाइव कर सके, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर सर्वाइव कर सके, तो उसी के लिए, उसके मैच्योरिटी के लिए ये स्टेरॉइड्स जो है वो पहले दिए जाते हैं। अब इसमें जो स्टेरॉइड दिया जाता है दैट इज डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। इसको जैसे आज ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, इसको 2 डोज में इंजेक्शन दिया जाता है। फर्स्ट डोज अगर आज दी जाती है, उसके बाद 12 और 24 आवर्स के बाद जो है वो सेकंड डोज जो है इसमें रिपीट की जाती है। उसके बाद इसमें न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे कि मतलब उसका ब्रेन को प्रिवेंट किया जा सके, इंटरनल ब्लीडिंग ना हो ब्रेन से, या उसको कम किया जा सकता है, प्लस प्रीमैच्योर इंजरी ना हो ब्रेन की, तो उसके लिए जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दिया जाता है। अब लेबर को कैसे रोका जाए, मतलब अगर आपने अर्ली इनिशिएट मतलब अगर लेबर पेन्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं और आपने अर्ली इनिशिएट लिया है, आप एकदम आपको जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और अगर आपने इनिशिएटिव लेके अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए हैं, देन इंटरवेंशन से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बट अगर आपने उसी सिचुएशन को काफ़ी लेट जाके अपने क्लिनिशियन को रिपोर्ट करते हैं, या अगर लेट प्रोग्रेस करते हैं, देन इंटरवेंशन भी जो है इसमें टोटली इम्पॉसिबल है, फिर वो भी कोई काम नहीं करेगी।
देन उसके बाद उसमें यही है कि आप अपना रेगुलर चेकिंग मतलब चेकअप करवाते रहें। अगर आपको पेन बढ़ रही है, ब्लीडिंग हो रही है या कोई विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो इस चीज़ को नोटिस में रखिए और अपने गायनेकोलॉजी से जो है वो कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।